काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज अपन आज पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ओके, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में जहाँ तक हमारी बात हो गई थी वो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड थी। डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड में हमारी जो बात थी वो हो चुकी थी, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड में हमने ये बताया था कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो तो जीरो होती है। जो एवरेज वेलोसिटी है वो जीरो है क्योंकि गैस मॉलिक्यूल मूविंग एट रैंडमली। और ये बताया था गैस मॉलिक्यूल जो है वो एट रैंडमली सभी पॉसिबल डायरेक्शन में और सभी पॉसिबल स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो जो उनकी एवरेज वेलोसिटी है वो तो जीरो है, लेकिन जो एवरेज स्पीड है वो जीरो नहीं है। एवरेज स्पीड मतलब सम ऑफ स्पीड ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और एक मैंने छोटा सा एग्जांपल भी उसके लिए दिया था, ठीक है। अब एवरेज जो स्पीड आई थी वो जीरो नहीं आई थी, और एवरेज स्पीड जो आई थी उसको आपको याद होगा कि एवरेज स्पीड वी एवरेज ये अंडर रूट 8 RT बाई पाई MA, और हमने इसको लिख दिया था 8 बाई पाई KT बाई M, और हमने इसको लिख दिया था अंडर रूट 8P बाई रो। CRMS स्पीड आपको पता था, RMS स्पीड या रूट मीन स्क्वायर स्पीड, VRMS लिख दूं CRMS लिख दूं बात एक ही है, वो होता है अंडर रूट 3RT बाई MA, और ये हो जाता है 3KT बाय स्मॉल m, और इसको अपन लिख देते हैं अंडर रूट 3P बाय रो। और एक मैंने बताया था आपको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मैंने कहा था मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल जिस स्पीड को पोजेस करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल जिस स्पीड को पोजेस करते हैं उसको कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और ये हमारा आया था अंडर रूट 2RT बाई MA, और ये आ गया था 2KT बाई M, और ये आ गया था अंडर रूट 2P बाई रो। ये हम लोगों का मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आ चुका था, ठीक है। स्पीड ऑफ, फिट टू बोर्ड कर दीजिए एकदम, लाइट कुछ कल से कम लग रहा है जी, ठीक है। ओके, अच्छा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ये आ गया था। वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम, वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होता है बेटा वो होता है अंडर रूट गामा P बाय रो। आपको ये तो पता ही है, गामा CP बाय CV है, और ये होता है 1 + 2 बाय F। तो 1 से तो गामा बड़ा होता है, ये बात आपको पता है, लेकिन F की मिनिमम वैल्यू 3 है, तो गामा की जो मैक्सिमम वैल्यू है 1.66 है। भाई F जब अपनी मिनिमम वैल्यू रखेगा तो उस समय गामा अपनी मैक्स वैल्यू में भी कहां पहुंच पाएगा। इसका मतलब ये जो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस है, ये वाला गामा जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1.66 तक जा सकती है। जो गामा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1.66 तक जा सकती है, ठीक है। तो हमने लिखा वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू अंडर रूट गामा P बाय रो। तो गामा की वैल्यू मैक्सिमम 1.66 तक जा सकती है, मतलब ये इससे भी छोटा है। ये देखें आप, 8 बाई पाई मतलब 8 बाई 3 पॉइंट समथिंग, तो 2 से ज्यादा है, ये 3 है, ये 2 है, और ये 2 से भी कम है, ठीक है। गामा RT बाई MA भी लिख सकता हूं मैं वेलोसिटी ऑफ साउंड को, मैं ये भी लिख सकता हूं गामा RT बाई MA, ये भी लिख सकता हूं। तो जब हम इस पूरे कंपैरिजन पर ध्यान देते हैं, इस पूरे कंपैरिजन पर जब हम ध्यान देते हैं तो हमें एक बात दिखती है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड से ज्यादा होता है मोस्ट प्रोबेबल, वेलोसिटी ऑफ साउंड से ज्यादा है मोस्ट प्रोबेबल,
और मोस्ट प्रोबेबल से ज्यादा है एवरेज, और एवरेज से ज्यादा है आरएमएस स्पीड। हमें एक रिलेशन ये भी दिखता है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो कम है, उससे ज्यादा है मोस्ट प्रोबेबल, उससे ज्यादा है एवरेज, और उससे ज्यादा है आरएमएस स्पीड। मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम जो है वो कम है गैस के मॉलिक्यूल की मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, क्योंकि गामा 1.66 मैक्सिमम हुआ, और उससे ज्यादा है ये 2, बाकी तो सब सेम है, p/ρ या RT/ma, और 2 से ज्यादा हो गया ये 8/π, 8/3.14, और ये वाला सबसे ज्यादा हो गया। ठीक है, तो मैंने बताया कि वेलोसिटी ऑफ साउंड से ज्यादा होता है मोस्ट प्रोबेबल, और मोस्ट प्रोबेबल से ज्यादा होता है कौन, एवरेज, और एवरेज से ज्यादा होता है कौन, आरएमएस स्पीड। ठीक है, ओके। तो ये बात हमें पिछले कंपैरिजन में हमें ये बात दिखी थी, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है। ये जो कंपैरिजन है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल की तरफ जाता हूं, यहां एक एग्जांपल की तरफ जा रहे हैं हम लोग। ओके, वन एग्जांपल हियर, ध्यान देंगे जरा एक एग्जांपल पर। एट एसटीपी डेंसिटी ऑफ ए गैस, एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, एट एसटीपी डेंसिटी ऑफ गैस, एट एसटीपी डेंसिटी ऑफ गैस इज 1.3 kg पर मीटर क्यूब। एसटीपी पर जो गैस की डेंसिटी है वो इतनी है, एंड स्पीड ऑफ साउंड इन गैस, and speed of sound in gas is 320 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड इन गैस जो है वो 320 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, ओके। ये कहता है फाइंड द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस, फाइंड द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस। इसका हमें सॉल्यूशन बताना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ये वाला मैं 330 पे ले जाता हूं, चेंज कर देता हूं थोड़ा, स्पीड ऑफ साउंड ऑफ गैस को मैं 330 कर देता हूं। ठीक है, एट एसटीपी डेंसिटी ऑफ गैस इज दिस। अच्छा, एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब 0 डिग्री सी मतलब 273 केल्विन, और स्टैंडर्ड प्रेशर का मतलब हो गया 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर मतलब क्या हुआ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब हो गया 273 केल्विन। ठीक, और प्रेशर जो है वो भी स्टैंडर्ड है, तो वो हो गया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब बात समझें, वेलोसिटी ऑफ साउंड 330 है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होता है, ये होता है √γ p/ρ। ये है 330 का स्क्वायर बराबर γ p/ρ। 330 का स्क्वायर, गामा नहीं पता, प्रेशर है 1.01 10⁵, और रो है 1.3 डेंसिटी। तो देखो ये हो जाएगा 132, यदि होता तो 1024 हो जाता, तो 1.1 के आसपास मान लो। ये यदि ये 32 होता तो 1024 होता, और 320 होता तो 00 और होता, तो 2 और 3 2 5, तो 1.02।
अब ये मैं 1.1 इंटू 10⁵ कर देता हूं, तो लगभग ये 1.1 इंटू 10⁵ इंटू 10⁵ बाय 1.3, ये वाला पार्ट कैंसिल हुआ और गामा जो हुआ वो हुआ 1.1 इंटू 1.3 अपॉन 1.01, ये लगभग 1.4 हुआ। जो गामा की वैल्यू इसमें आई दैट इज 1.4, ठीक है। गामा की वैल्यू कितनी आ गई? 1.4 आ गई। और गामा होता क्या है? 1 + 2/f इज इक्वल टू 1.4, 2/f इज इक्वल टू 0.4 और f इज इक्वल टू 5। और f इज इक्वल टू 5 को हम क्या लिखें कि एक्चुअली ये डायटोमिक गैस रही होगी, ये जो रही होगी वो डायटोमिक गैस रही होगी, ये हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। आप बात समझ चुके हैं कि स्टैंडर्ड एनटीपी एसटीपी यदि बोले तो मतलब वही है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डेंसिटी ऑफ गैस इज 1.3 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी एक गैस की जो है वो 1.3 kg पर मीटर क्यूब है, और जो P प्रेशर है 1.0110⁵। तो जो गामा की वैल्यू आ गई वो आ गई 1.4 और डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया 5, तो हम कह सकते हैं कि ये डायटोमिक गैस रही होगी, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि ये डायटोमिक गैस रही होगी, ओके, ठीक है। ठीक, अब मैं बता रहा हूं मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। आपको मैंने डिफरेंट स्पीड बताया है, डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटी इन गैसेस। गैसियस मीडियम में मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटी की बात की है, ठीक है। क्या क्या बात किया था? एवरेज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, और ऑल आर डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ऑल आर डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये बात हमने कर ली थी, ठीक है। अभी मैं जा रहा हूं मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पर। किसकी बात करेंगे हम? पहले मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। क्या कहता है मैक्सवेल? मैक्सवेल कहता है कि जितने भी गैस मॉलिक्यूल हैं या गैस मॉलिक्यूल मूविंग विथ ऑल पॉसिबल वेलोसिटी इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, मतलब यदि हम वेलोसिटी ऑफ गैस और नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल के बीच में यदि हम ग्राफ खींचें, वेलोसिटी ऑफ गैस एंड नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, तो वो लगभग ग्राफ इस तरह का आता है। गैस मॉलिक्यूल जो हैं वो 0 से लेके इनफाइनाइट तक सभी पॉसिबल वेलोसिटी रख सकते हैं, ठीक। गैस के मॉलिक्यूल सभी पॉसिबल डायरेक्शन में सभी पॉसिबल वेलोसिटी से मूव करते हैं, ये बात ठीक है। किसी खास मतलब v से v प्लस dv किसी वेलोसिटी रेंज में वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और वेलोसिटी एक्सिस के बीच का एरिया, टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, total number of gas molecule in that range v plus dv को रिप्रेजेंट करता है। मैं कह रहा हूं v स्पीड ये और v प्लस dv स्पीड ये, तो कहता है कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और वेलोसिटी एक्सिस के बीच का एरिया उस रेंज में, जैसे हमें सिर्फ इस रेंज में देखना है,
उस रेंज में टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। और टोटल एरिया मतलब ये जो पूरा एरिया है, ये जो टोटल एरिया है रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये कहा, मैंने कहा कि एक वेसल में बहुत से गैस मॉलिक्यूल फिल्ड हैं, तो जो टोटल नंबर ऑफ वेसल में जो गैस मॉलिक्यूल हैं उसको ये टोटल एरिया रिप्रेजेंट करेगा। ये जो टोटल एरिया है ये मैं इसको टोटल एरिया बना रहा हूं, ये वाला। ये टोटल एरिया जो है वो टोटल नंबर ऑफ गैस को रिप्रेजेंट करेगा, और वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और किसी वेलोसिटी रेंज के बीच का एरिया उस रेंज में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, अच्छा दूसरी बात, ये तो मैंने पहली बात बता दी। दूसरी बात मैं आपको क्या बता रहा हूं, जरा बात समझना। मैं सेकंड कह रहा हूं कि हाउएवर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल आर चेंजेस कंटिन्यूअसली। गैस मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है वो लगातार चेंज होती है, लेकिन किसी खास रेंज में प्रेजेंट नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल वही बने रहते हैं। क्यों? जैसे लेट सपोज कि गैस मॉलिक्यूल आया और ये वाला अभी रेस्ट में मान लो, या कुछ वेलोसिटी में ये आके टकराया, तो हमने शुरू में कहा था कि गैस मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल होते हैं। आइडियल गैस की स्टडी में हमने शुरू में ये बात कह दी थी कि जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। अब आइडेंटिकल होते हैं तो ये जाकर के जब टकराएगा तो ये वाला, इसकी स्पीड इसको मिल जाएगी और इसकी स्पीड इसको मिल जाएगी। तो लेट सपोज किसी खास रेंज में, जैसे मैं कह रहा हूं 400 से 410 मीटर पर सेकेंड में पहले 50 मॉलिक्यूल थे, 400 मीटर पर सेकेंड से 410 मीटर पर सेकेंड में पहले 50 मॉलिक्यूल थे, तो अब भी 50 होंगे, क्योंकि दूसरे रेंज वाले भी यदि आके उससे टकराएंगे तो उसकी स्पीड ये हो जाएगी और इसकी स्पीड वो हो जाएगी, ये स्पीड इंटरचेंज हो जाएंगे क्योंकि आइडेंटिकल होते हैं। दो इक्वल मास का कॉलिजन होगा तो उनकी स्पीड इंटरचेंज हो जाएगी। तो किसी खास वेलोसिटी रेंज में हाउएवर गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंजेस, velocity of gas molecule continuously changes, but number of molecule present in a velocity range always remains same। किसी खास velocity range में जितने मॉलिक्यूल पहले रहते हैं उतने ही मॉलिक्यूल बाद में भी रहते हैं, जबकि उससे 10 मॉलिक्यूल बाहर चले गए तो दूसरे 10 मॉलिक्यूल उस वेलोसिटी रेंज में आ गए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात मैं बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट बात पर जरा देखेंगे आप, मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी बता रहा हूं मैं अभी, इसमें आप ध्यान देंगे जरा। मैंने कहा कि इस तरीके का ये ग्राफ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और वेलोसिटी में ये जो ग्राफ है वो इस तरीके का ग्राफ है। ये वेलोसिटी v है और ये नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल है ये, और नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल का वेलोसिटी v के साथ ग्राफ इस तरीके का है। हमने कहा कि ये वाली जो स्पीड है बेटा, ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, क्योंकि इसी स्पीड के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा है। जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वो सबसे ज्यादा इसी स्पीड के करस्पॉन्डिंग है, इसलिए ये वाली जो स्पीड है इसको हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से ज्यादा होता है एवरेज स्पीड, इसलिए एवरेज स्पीड को हम यहां लिख देते हैं। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से ज्यादा होता है एवरेज स्पीड, तो मोस्ट प्रोबेबल से हमने ज्यादा कर दिया किसको, एवरेज स्पीड को। और एवरेज स्पीड से ज्यादा होता है CRMS,
तो मैंने रूट मीन स्क्वायर स्पीड को थोड़ा और आगे कर दिया। तो किसी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में ये होता है मोस्ट प्रोबेबल, और उसके आगे होता है एवरेज, और उसके आगे होता है आरएमएस स्पीड। ठीक है। अच्छा, तुम्हें पता है कि ये तीनों ही मोस्ट प्रोबेबल क्या होता है, अंडर रूट 2RT/ma। इसका मतलब जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो भी टेम्परेचर के रूट के प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, जो एवरेज स्पीड है वो क्या होता है बोलो, अंडर रूट 8/πRT/ma। तो ये भी जो है एवरेज स्पीड भी टेम्परेचर की रूट के प्रोपोर्शनल होता है। और जो आरएमएस स्पीड है वो क्या होता है सॉरी, आरएमएस स्पीड क्या होता है, अंडर रूट 3RT/ma। तो जो आरएमएस स्पीड है वो भी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। अब एज टेम्परेचर डबल, हम जैसे ही टेम्परेचर को एज टेम्परेचर डबल, जैसे ही टेम्परेचर को हम डबल करते हैं, एज टेम्परेचर डबल, जैसे ही हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, टेम्परेचर को हम जैसे ही डबल करते हैं, ठीक है, क्या होगा टेम्परेचर डबल, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो सेम रहेंगे बेटा। क्यों? क्योंकि किसी वेसल में मैंने कहा कि लेट सपोज इनिशियली 500 मॉलिक्यूल है, किसी वेसल में मैंने कहा कि इनिशियली 500 मॉलिक्यूल हैं, किसी वेसल में इनिशियली जो मॉलिक्यूल हैं वो मैंने कहा कि 500 है। ठीक, इनिशियल मॉलिक्यूल किसी वेसल में 500 है। अब टेम्परेचर को हमने डबल कर दिया, टेम्परेचर को हमने डबल कर दिया, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो अब भी 500 ही रहेंगे। बदलेगा क्या, मोस्ट प्रोबेबल जो है वो भी बढ़ जाएगा, एवरेज भी बढ़ जाएगा और आरएमएस भी बढ़ जाएगा। ये तीनों बढ़ जाएंगे, ये तीनों जो हैं वो आगे बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सब तो टेम्परेचर के क्या हैं, ये सब तो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। अच्छा, एरिया बिटवीन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और वेलोसिटी एक्सिस, ये जो एरिया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ये एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को। तो ये एरिया तो बदलेगा नहीं क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो बदले नहीं, लेकिन वेलोसिटी सारी बढ़नी है। तो ये वाला जो कर्व है वो ऊपर से थोड़ा चिपटा हो जाएगा, ये वाला जो कर्व है ये ऊपर से थोड़ा चिपटा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो कर्व है ये ऊपर से थोड़ा चिपटा हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा। देख रहे हो आप, ये वाला कर्व ऊपर से थोड़ा चिपटा होगा लेकिन बाकी सब कुछ आगे बढ़ेगा। ठीक है, बाकी सब कुछ आगे क्यों बढ़ेगा ये बात समझे, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल भी अब बढ़ गया, अब अगला मोस्ट प्रोबेबल डैश हो गया, अब एवरेज भी बढ़ गया तो अगला वी एवरेज डैश हो गया, अब आरएमएस भी बढ़ गया, अगला वी आरएमएस डैश हो गया, टोटल एरिया वही रहा। तो ग्राफ ऊपर से थोड़ा चिपटा होगा क्योंकि टोटल एरिया नहीं बदलेगा लेकिन सब कुछ √2 टाइम्स हो जाएगा, सब कुछ मतलब सब कुछ जो है वो √2 टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब यदि ये वाला ग्राफ T1 टेम्परेचर पे है और ये वाला ग्राफ T2 ग्रेटर देन T1 टेम्परेचर पे है, तो टेम्परेचर के डबल होने पर ग्राफ क्या हो जाएगा, ऊपर से थोड़ा चिपटा हो जाएगा। समझ रहे हो बात, ग्राफ ऊपर से थोड़ा नीचे आएगा क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एरिया वही रहना है, एरिया वही रहना है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जबकि बाकी सब को √2 गुना होना है यदि टेम्परेचर डबल हुआ है तो। ठीक है, तो ऊपर से ग्राफ चिपटा और पूरा सिस्टम आगे की तरफ खिसक जाएगा। ओके, तो ये बात आप समझ रहे हैं, ये बात आप समझ रहे हैं आप पूरा।
वेरी गुड। बायो, अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का, तो ये सपना पूरा करेगा बायोम इंस्टीट्यूट। आज ही ज्वाइन करें बायोम, नगरा टोली, शिवपुरी, तिलबन कॉलोनी, रांची। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं डिफरेंट गैस लॉ पर चला जाता हूं। अब मैं कहां जा रहा हूं समझना, डिफरेंट गैस लॉ। आइडियल गैस इक्वेशन हमने लिख दिया था, आइडियल गैस इक्वेशन। तो डिफरेंट गैस लॉ इन आइडियल गैसेस की हम बात कर रहे हैं अब आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जरा ध्यान दें, डिफरेंट गैस लॉ की तरफ हम लोग बात कर रहे हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंट गैस लॉ। डिफरेंट गैस लॉ की बात हम लोग कर रहे हैं। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, डिफरेंट गैस लॉ की बात। लिखना भी है सर? नहीं, कोई जरूरी नहीं है आपका लिखना बेटा। आप चाहेंगे तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भेजें, मैं आपको नोट्स इसका प्रोवाइड कर दूंगा प्रभात। ठीक है, यदि किसी बच्चे को नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो आप मुझे भेजें, मैं आपको नोट्स जो है पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ओके। डिफरेंट गैस लॉ, डिफरेंट गैस लॉ पर आ जाएं अब हम लोग। अब मैं सबसे पहले नंबर पे मैं कह रहा हूं बॉयल्स लॉ। सबसे पहले पर मैं आ रहा हूं किसके बारे में, अब सबसे पहले नंबर पे मैं आ रहा हूं बॉयल्स लॉ के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, बॉयल्स लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, बी सबसे पहले आता है। आइडियल गैस इक्वेशन में ये तो फिक्स है कि पीवी बराबर एनआरटी होगा ही होगा। तो फर्स्ट और सेकंड के बीच के रिलेशन को बॉयल्स लॉ कहते हैं, फर्स्ट और सेकंड के बीच के रिलेशन को। तो कब होगा बोलो, जब नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट और टेम्परेचर कांस्टेंट। नंबर ऑफ मोल क्या होगा, मतलब फॉर ए गिवन मास, फॉर ए गिवन मास, इसका मतलब समझना, जैसे मैं कह रहा हूं O2 गैस, O2 गैस का एक मोल 32 ग्राम का होगा, और मान लो मैं कहता हूं 96 ग्राम गैस है, ये कांस्टेंट है। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल जो है वो फिक्स है, 3 मोल। नंबर ऑफ मोल जो है वो फिक्स है। तो कहता है फॉर ए गिवन मास। अच्छा, टेम्परेचर भी, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, फॉर ए गिवन मास एट कांस्टेंट टेम्परेचर। गिवन मास पर मतलब नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट यदि गिवन मास है तो, और एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब क्या होगा, जब ये और ये कांस्टेंट हो जाएंगे तो पीवी बराबर कांस्टेंट हो जाएगा, P प्रोपोर्शनल टू 1/V हो जाएगा, या V प्रोपोर्शनल टू 1/P हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर ए गिवन मास, फॉर ए गिवन मास एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक गिवन मास पर, फॉर ए गिवन मास एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। मतलब किसी कंटेनर में, मान लो ऊपर एक पिस्टन भी लगा देते हैं कंटेनर में, नंबर ऑफ मोल अंदर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना है। ऐसे में जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, ऐसे में जब आप ऊपर से प्रेशर बढ़ाएंगे तो अंदर जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो गिवन मास पर मतलब नंबर ऑफ मोल, फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। जो वॉल्यूम ऑफ गैस है
वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो यदि हम V और P में या P और V में ग्राफ खींचेंगे तो हम जिसमें भी ग्राफ खींचें उससे कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम और प्रेशर के बीच का जो ग्राफ है वो इस तरीके का होगा, क्योंकि P प्रोपोर्शनल टू 1/V। ये देखो P प्रोपोर्शनल टू 1/V। ठीक है, हाँ P और 1/V में यदि हम ग्राफ खींचेंगे, हम यदि P और 1/V में ग्राफ खींचेंगे, यदि इधर P लें और इधर 1/V लें, तब यह स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि P प्रोपोर्शनल टू 1/V। y एक्सिस पर ये और x एक्सिस पर ये है। तो यदि हम P और 1/V में ग्राफ खींचेंगे, यदि हम P और 1/V में ग्राफ खींचेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा P और 1/V में ग्राफ। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा P और 1/V में ग्राफ। ठीक है, ओके। अब हम बात कर रहे हैं कि और क्या हो सकता है, यहां और क्या हो सकता है। तो देखो बात, हम ये भी कह सकते हैं, यहां हम कह सकते हैं P1 V1 बराबर P2 V2, हम ये बात भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि PV कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं कि P1 V1 बराबर P2 V2 होगा। ठीक है, हम ये चीज भी यहां पे निकाल सकते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं कि P1 बाय P2 बराबर V2 बाय V1 होगा, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा P प्रोपोर्शनल टू 1/V है तो 1/B प्रोपोर्शनल टू 1/1/V। तो यदि 1/P और 1/V में ग्राफ खींचा जाए, लेट सपोज 1/P और 1/V में ग्राफ खींचा जाए, तो अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों? क्योंकि 1/P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। भाई P प्रोपोर्शनल टू 1/V, तो 1/P प्रोपोर्शनल टू 1/1/V। तो यदि 1/P और 1/V में ग्राफ खींचें, 1/P और 1/V में ग्राफ खींचें, तो अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ होगा। ठीक है, तो इसमें कोई भी ग्राफ खिंचवा सकता है वो, कि ये बताएं कि 1/P 1/V में ग्राफ कैसा होगा, P और 1/V में ग्राफ कैसा होगा, P और V में ग्राफ कैसा होगा, और क्या है बॉयल्स लॉ। तो इसके बारे में हमने बात की है। बॉयल्स लॉ में जो है वो टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो आपको ये भी पता चल रहा होगा कि जो बॉयल्स लॉ है वो आइसोथर्मल प्रोसेस में जनरली फॉलो होंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो है वो टेम्परेचर क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो थर्मल कैपेसिटी है वो लार्ज होनी चाहिए, ताकि टेम्परेचर चेंज ना हो। कितना भी हीट क्यों ना ले और कितना भी हीट क्यों ना दे, टेम्परेचर चेंज ना हो। तो ये बात हमारे बीच में हो चुकी है। ठीक है, अब मैं आगे की बात कर रहा हूं, मैं डिफरेंट गैस लॉ सेकेंड। चार्ल्स लॉ की बात कर रहा हूं, जरा बात समझना। अब हम लोग बात कर रहे हैं चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ की बात कर रहे हैं। ठीक है, बात समझना जरा, चार्ल्स लॉ क्या होगा। बी के बाद आता है सी, तो सेकंड और थर्ड के बीच का रिलेशन है चार्ल्स लॉ। ठीक है, तो पीवी बराबर एनआरटी। अच्छा, फर्स्ट सेकंड का रिलेशन हो गया, सेकंड और थर्ड का रिलेशन देखना है। तो सेकंड थर्ड का क्या होगा, जब प्रेशर और एन जब कांस्टेंट होगा तभी तो होगा। तो फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस, ताकि नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट हो जाए, फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, गिवन मास ऑफ गैस के लिए कांस्टेंट प्रेशर पर, फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल होगा टी के।
वॉल्यूम ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर इन केल्विन, कैपिटल टी का मतलब है टेम्परेचर इन केल्विन। तो फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस, फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, वॉल्यूम ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो क्या होगी, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। टेम्परेचर ज्यादा तो वॉल्यूम ज्यादा। अच्छा, यदि हम V और T में ग्राफ खींचें, यदि हम V और T में ग्राफ खींचें, मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर इन केल्विन में ग्राफ खींचें, तो वह स्ट्रेट लाइन से जाएंगे। अच्छा, मैंने लास्ट में नहीं मिलाया है क्योंकि 0 केल्विन कोई अचीवेबल नहीं है, तो मैंने थोड़ा आगे ही रख दिया है। मिला भी सकते हैं डॉट डॉट में, डॉट डॉट में मैं मिला दूंगा यहां पे, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर कब, गिवन मास का कांस्टेंट प्रेशर पर जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा, और क्या कहा जा सकता है, V प्रोपोर्शनल टू T, तो V बराबर KT भी कहा जा सकता है, और डेल्टा V बराबर K डेल्टा T भी कहा जा सकता है। तो डेल्टा V बाई V बराबर K डेल्टा T बाई KT, तो ये भी हो गया डेल V बाई V बराबर डेल T बाई T। हम इसी लॉ को इधर भी ले जा सकते हैं कि डेल V बाई V बराबर डेल T बाई T। हम चार्ल्स लॉ को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि डेल V बाई V बराबर डेल T बाई T भी हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात समझें, V प्रोपोर्शनल टू T, तो V1 बराबर KT1 और V2 बराबर KT2, तो हम ये भी लिख सकते हैं V1 बाई V2 बराबर T1 बाई T2। हम चार्ल्स लॉ को ऐसे भी लिख सकते हैं V1 बाई V2 बराबर T1 बाई T2, ये भी चार्ल्स लॉ ही है, ठीक है। V1 बाई V2 इज इक्वल टू T1 बाई T2, तो दिस इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ, ठीक है। अच्छा, और हम क्या लिख सकते हैं चार्ल्स लॉ को, और क्या लिख सकते हैं चार्ल्स लॉ पर, ठीक है। अब बताओ चार्ल्स लॉ पर और क्या लिख सकते हैं। देखो, V प्रोपोर्शनल टू T है, तो ये टेम्परेचर इन केल्विन के प्रोपोर्शनल है, लेकिन जब हम ग्राफ खींचेंगे V और डिग्री सेंटीग्रेड में, T डिग्री सेंटीग्रेड में, जब हम इनमें ग्राफ खींचेंगे तो ये इस तरीके का ग्राफ होगा, ये ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है। मतलब वॉल्यूम एट T डिग्री सेंटीग्रेड, वॉल्यूम एट T डिग्री सेंटीग्रेड और T डिग्री सेंटीग्रेड में जब हम ग्राफ खींचेंगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का हमें मिलेगा। मतलब हम कह सकते हैं VT बराबर V0 1 प्लस 1 बाई 273 इंटू T डिग्री सेंटीग्रेड जैसा कुछ मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ये रिलेशन जो है वो V प्रोपोर्शनल टू T का ही रिलेशन है, ये जो रिलेशन है वो V प्रोपोर्शनल टू T का ही रिलेशन है, ठीक है। ये बात आप समझेंगे, जैसे मैं जब इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये हो जाएगा VT बराबर V0 273 प्लस T अपॉन 273, VT बराबर V0 273 प्लस T अपॉन 273। तो ये जो VT है ये हो जाएगा V0 इंटू T बाई 273, V0 इंटू T बाई 273 हो जाएगा। ये देखो 273 प्लस T इन डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेम्परेचर इन केल्विन। ये वाली जो चीज है वो हो जाएगी टेम्परेचर इन केल्विन। क्लियर है बात। तो क्या हो जाएगा, VT प्रोपोर्शनल टू T, तो VT प्रोपोर्शनल टू T को ही लिखा गया है ये। तो ये वाला ग्राफ कब है, जब टेम्परेचर इन केल्विन हो, और ये वाला ग्राफ कब है, जब टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड हो। ये फर्क है दोनों में, ये वाला ग्राफ है टेम्परेचर इन केल्विन और ये वाला ग्राफ है टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अच्छा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम क्या है, यहां V0 है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहां पर जो वॉल्यूम है वो कितना है,
वी नॉट, और -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वॉल्यूम है वो जीरो हो जाएगा। -273, जब T की जगह -273 रखोगे बेटा तो ये जो VT है ये जीरो हो जाएगा, और जब T की जगह जीरो रखोगे तो V नॉट। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वॉल्यूम है यहां V नॉट है, और -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वॉल्यूम है, तो ये आप समझे कि ये V और टेम्परेचर इन केल्विन का ग्राफ है, ये वॉल्यूम और टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड का ग्राफ है, ठीक है, और वो भी इसी का फॉर्म है। अच्छा एक बात और कि थर्मामीटर बनाए जाते हैं कांस्टेंट प्रेशर थर्मामीटर, ठीक है, गैस में जो कांस्टेंट प्रेशर थर्मामीटर बनाए जाते हैं T डिग्री सेंटीग्रेड, वो कैसे बनाए जाते हैं गैस में, कांस्टेंट प्रेशर थर्मामीटर कैसे बनाए जाते हैं, बात समझें। जो कांस्टेंट प्रेशर थर्मामीटर बनते हैं वो कैसे बनते हैं, कांस्टेंट प्रेशर थर्मामीटर जो कांस्टेंट प्रेशर थर्मामीटर बनते हैं वो कैसे बनते हैं उसकी बात होगी, ठीक है। तो आपको पता ही है कि इसमें कौन बदलेगा, वॉल्यूम बदलेगा, तो क्या होगा, T डिग्री सेंटीग्रेड बराबर VT माइनस V नॉट अपॉन V100 माइनस V नॉट इंटू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इंटू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। कौन बदलेगा यहां, वॉल्यूम बदलेगा। तो T डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा, मान लो 100 डिग्री, मान लो ये गैसियस सिस्टम है, इसको पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख देंगे। ये मान लो गैस का एक वेसल है, कंटेनर है, उसको हम, ये 100 डिग्री सी का है, तो इस पर हम रख देंगे, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो हमने देख लिया, इसका वॉल्यूम ये है, ठीक। अच्छा इसको हम 0 डिग्री सी पर रख देंगे, इसका वॉल्यूम होगा V नॉट, और इसको हम T डिग्री सी पर जिसका नापना है उस पर रख देंगे, तो वॉल्यूम होगा VT। तो T डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VT माइनस V नॉट अपॉन V100 माइनस V नॉट इंटू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये हम इसका स्केल भी बना सकते हैं। तो ये हमने किसके बारे में बताया आपको, चार्ल्स लॉ के बारे में बताया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं गैलुसेक लॉ की, ठीक है, ध्यान देंगे जरा, गैलुसेक लॉ की बात कर रहे हैं। ये हम थर्ड लॉ की बात कर रहे हैं, गैलुसेक लॉ की बात कर रहे हैं, ठीक है। गैलुसेक लॉ में क्या होता है जरा आप बात समझना, गैलुसेक लॉ में, अब गैलुसेक तीसरा लॉ है, तो PV इज इक्वल टू nRT, पहले दूसरे में रिलेशन बॉयल्स लॉ, दूसरे तीसरे में रिलेशन, पहले दूसरे में बॉयल्स लॉ, दूसरे तीसरे में रिलेशन चार्ल्स लॉ, और पहले तीसरे में रिलेशन जो होगा वो क्या होगा, पहले तीसरे में रिलेशन, ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा गैलुसेक लॉ, ठीक है। गैलुसेक लॉ की हम बात कर रहे हैं, ठीक। अच्छा तो गैलुसेक लॉ क्या हुआ, पहला दूसरा बॉयल्स लॉ, दूसरा तीसरा चार्ल्स लॉ, और पहला तीसरा, पहला और तीसरे में रिलेशन जो है, फर्स्ट थर्ड में रिलेशन, ये हो गया गैलुसेक लॉ। तो क्या कांस्टेंट होना चाहिए भाई, N और V कांस्टेंट होना चाहिए, तभी तो रिलेशन आएगा। नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, इसका मतलब फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस, फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस, for a given mass of gas at constant volume, at constant volume, a given mass of gas के लिए constant volume पर, for a given mass of gas at constant volume, ठीक है, क्या होगा बोलो, at constant volume pressure is proportional to the temperature, pressure of gas is proportional to the temperature।
अच्छा, वॉल्यूम कांस्टेंट कब रहेगा? क्लोज वेसल में। यदि वेसल क्लोज है और टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ने से अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। तो एक क्लोज वेसल में जो टेम्परेचर है वो क्या रहता है? कौन टेम्परेचर को जब हम बढ़ाएंगे, क्लोज वेसल मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, एक कंटेनर है उसको क्लोज कर दिया तो वॉल्यूम तो गैस का फिक्स हो गया। गैस का वॉल्यूम हमेशा कंटेनर का वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ठीक है। तो P प्रोपोर्शनल टू T हो गया, ओके। हम और क्या लिख सकते हैं बोलो? मैं वही सब बातें दोबारा कह रहा हूं। P प्रोपोर्शनल टू T की यदि बात होगी तो कैसा होगा बोलो? P प्रोपोर्शनल टू T, P प्रोपोर्शनल टू T ऐसा होगा, ठीक बात। अच्छा, और मैं क्या कह सकता हूं बोलो? P इज इक्वल टू KT कह सकता हूं, डेल P बराबर मैं K डेल्टा T कह सकता हूं, डेल P बाई P इज इक्वल टू K डेल्टा T बाई KT कह सकता हूं, डेल P बाई P बराबर डेल T बाई T भी कह सकता हूं। चेंज इन प्रेशर, ये परसेंटेज चेंज इन प्रेशर भी है। इधर यदि 100% से मल्टीप्लाई कर दें तो ये परसेंटेज चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू डेल T बाई T इंटू 100% भी हो जाएगा। अच्छा, और क्या कह सकता हूं बोलो? P1 बराबर KT1 कह सकता हूं, P2 बराबर KT2 कह सकता हूं, और P1 बाय P2 इज इक्वल टू T1 बाय T2 भी कह सकता हूं, ये भी कह सकता हूं। अच्छा, प्रेशर और T डिग्री सेंटीग्रेड में जब मैं ग्राफ बनाने के लिए जाऊंगा, जब मैं प्रेशर और T डिग्री सेंटीग्रेड में जब ग्राफ बनाने के लिए जाऊंगा, T डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर, जब मैं ग्राफ बनाने के लिए जाऊंगा किस किस में? T डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर में ग्राफ बनाने के लिए जाऊंगा तो अगेन आपको पता है कि जो ग्राफ बनेगा, मैं T डिग्री सेंटीग्रेड में और प्रेशर में जब ग्राफ बनाने के लिए मैं जाऊंगा, ठीक है, T डिग्री सेंटीग्रेड में और जब प्रेशर में ग्राफ बनाने जाऊंगा तो इस तरह का ये ग्राफ होता है, डिग्री सेंटीग्रेड वाला ग्राफ। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो प्रेशर होता है वो P0 होता है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रेशर 0 होता है, और गिवन इक्वेशन को हम PT, और जो गिवन इक्वेशन है उसे हम कह सकते हैं PT बराबर P0 1 + 1/273 इंटू T डिग्री सेंटीग्रेड। वही रिलेशन जो वॉल्यूम का है, वही रिलेशन। तो जब डिग्री सेंटीग्रेड में हम खींचने के लिए जाएंगे तो PT बराबर P0 1 + 1/273 इंटू T हो जाएगा। ये बात आप समझ रहे हैं? अच्छा, तो PT बराबर हो जाएगा P0 273 प्लस T अपॉन 273 हो जाएगा, और जो PT हो जाएगा वो P0 इंटू टेम्परेचर इन केल्विन अपॉन 273 हो जाएगा। P0 इंटू टेम्परेचर इन केल्विन, देखो 273 प्लस T, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। तो P0 इंटू टेम्परेचर इन केल्विन अपॉन 273 ये वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा PT बराबर P0 इंटू टेम्परेचर इन केल्विन अपॉन 273। क्लियर है बात? ठीक है। अच्छा, इसका भी हम स्केल बना सकते हैं, टेम्परेचर स्केल बना सकते हैं। टेम्परेचर स्केल मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि इसमें क्या कांस्टेंट है? कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर बना सकते हैं। तो कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर जो बनेगा वो क्या बनेगा? वो देखो आप, मैं यदि कह रहा हूं कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर, कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर जब बनेगा तो हो जाएगा T डिग्री सेंटीग्रेड इज PT माइनस P0 अपॉन P100 माइनस P0 इंटू 100 डिग्री से, ठीक है। इसका मतलब आप समझ गए हैं कि बॉइलिंग पॉइंट पर प्रेशर देखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट पर वेसल में प्रेशर क्या है, और फ्रीजिंग पॉइंट पर या मेल्टिंग पॉइंट पर आइस लेंगे तो आइस कह रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट पर क्या है, T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रेशर क्या है, तो T डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। T डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? PT माइनस P0 अपॉन P100 माइनस P0 इंटू 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं
कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर पर, इस पर प्रेशर के चेंज पर छोटे छोटे न्यूमेरिकल हर जगह बनते हैं, ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड डिग्री सेंटीग्रेड पर, एंड ग्राफ बिटवीन केल्विन और प्रेशर में, ठीक है, टेम्परेचर इन केल्विन। तो ये बात आप समझते हैं, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान देंगे जरा आप। फोर्थ लॉ पर आ जाएं आप, ग्राहम लॉ। ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहते हैं इसको। ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है, जरा बात समझें। एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ प्रेशर, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/√ρ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ प्रेशर पर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर डेंसिटी। बात समझेंगे। यदि किसी मिक्सचर में, या मान लो, और रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस जो है वो डेंसिटी के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस है वो इसके प्रोपोर्शनल होता है। हल्का हल्का बता देता हूं मैं आप लोगों को अब थोड़ा थोड़ा। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कि लेट सपोज किसी वेसल में नॉन रिएक्टेबल कुछ गैसें भरी हुई हैं, एक का N1 मोल, एक का N2 मोल, एक का N3 मोल, तो टोटल प्रेशर ऑन द वेसल इज सम ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑल। मान लो इसमें 3 गैस भरी हुई मान ली मैंने, 3 ही कर देता हूं मैं इसमें, एक गैस ये रहा, 2 गैस ये रहा और 3 गैस ये रहा। मैंने कहा कि इसमें 3 गैसें भरी हुई है, तो कहता है टोटल प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ वेसल, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ वेसल इज सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑल द गैसेस। अच्छा एक बात समझें यहां पे, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में समझने वाली चीज जो है वो क्या है, वो जरा आप समझें एक बार। मैं कह रहा हूं कि लेट सपोज ये पूरा एक वेसल है, कंटेनर है, तो ऐसा तो है नहीं कि कंटेनर में नाइट्रोजन इधर होगा, ऑक्सीजन इधर होगा और हाइड्रोजन उधर होगा, ऐसा तो होगा नहीं। गैस मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, मिक्स हो चुके हैं, तो जो कंटेनर का वॉल्यूम है वही सभी गैस का वॉल्यूम है। मैं कह रहा हूं एक कंटेनर है जिसमें N1 मोल है एक गैस के, N2 मोल है दूसरे गैस के और N3 मोल है तीसरे गैस के। एक कंटेनर है जिसमें N1 मोल है एक गैस का, N2 मोल दूसरे गैस का और N3 मोल है तीसरे गैस का, एक कंटेनर में। तो क्या होगा बोलो? मैंने बोला कि वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। सभी गैस का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस इज इक्वल टू है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वो कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर है। और टेम्परेचर भी जो है वो वेसल के टेम्परेचर के बराबर है।
और जो टेम्परेचर है वो भी वेसल के टेम्परेचर के क्या है, बराबर है। इसका मतलब आप बात समझना जरा, पहला गैस पीबी बराबर एनआरटी, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, एनआरटी बाई वी। तो पहला गैस कितना प्रेशर करेगा, देखो जो कंटेनर का वॉल्यूम है वही सभी गैस का वॉल्यूम है, जो कंटेनर का टेम्परेचर है वही सबका टेम्परेचर है। तो P1 बराबर N1 RT बाई वी, ठीक है, P1 बराबर N1 RT अपॉन वी हो जाएगा ये, ठीक है, ओके। अच्छा P2 ऐसे ही क्या हो जाएगा बोलो, N2 RT बाई वी। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मोल ही बदल रहा है, आर तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, टी हर गैस का टेम्परेचर जो कंटेनर का टेम्परेचर है वही है, और हर गैस का वॉल्यूम भी वही है जो कंटेनर का है, क्योंकि गैस जो है वो फैला हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि गैस में इधर कोई है इधर कोई है इधर कोई है, ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा कि जो कंटेनर का टेम्परेचर है वही सभी गैस का टेम्परेचर है, और प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, एनआरटी बाई वी। तो P1 क्या हुआ, N1 RT बाई वी, P2 क्या हुआ, N2 RT, और P3 क्या हुआ, N3 RT बाई वी। तो जो नेट प्रेशर है वो क्या होगा, ये होगा P1 प्लस P2 प्लस P3। जो नेट प्रेशर हो जाएगा वो हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3। तो नेट प्रेशर हो जाएगा N1 RT बाई वी प्लस N2 RT बाई वी और प्लस N3 RT बाई वी। तो जो नेट प्रेशर हो जाएगा वो हो जाएगा N1 प्लस N2 प्लस N3 और RT बाई वी। तो आप देख रहे हैं कि केवल नंबर ऑफ मोल जुड़ने जा रहा है। आप इस बात को गौर से देखें कि केवल नंबर ऑफ मोल ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ये हम समझ चुके हैं, एक एक एग्जांपल अभी दूंगा मैं, अभी इस पर एग्जांपल कुछ 2-4 देंगे यहां पे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट लॉ की तरफ आ जाएं आप लोग। नेक्स्ट सिक्स, एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस हैज इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर यदि ऑक्सीजन का इतना वॉल्यूम है तो उसमें उतने ही मॉलिक्यूल होंगे जितने नाइट्रोजन के होंगे जितने उसके, मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर एट इक्वल वॉल्यूम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आर सेम, ठीक है। इसको दूसरे फॉर्म में कहता हूं मैं कहता हूं एट एसटीपी या एनटीपी, मतलब मैं कह रहा हूं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर एक मोल में 1 मोल गैस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे। एक मैं कह रहा हूं एट एसटीपी, और एक मोल गैस चाहे वो किसी का हो 22.4 लीटर वॉल्यूम कवर करता है, ठीक। इसका मतलब 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल चाहे किसी गैस का हो 22.4 लीटर कवर करता है, ठीक है। अब हमें इसको देखना भी होगा। कह रहा है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, मतलब 273 केल्विन पर और 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर एक मोल गैस चाहे किसी का हो वो वॉल्यूम कितना कवर करता है, इतना। इसका मतलब इतने वॉल्यूम में सबके एक मोल गैस ही आते हैं, या इतने वॉल्यूम में सबके इतने मॉलिक्यूल ही होते हैं, एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। अच्छा, इस बात को जरा मैं समझना चाहता हूं। मैं लिख रहा हूं पीबी बराबर एन आर टी बाई वी, पीबी बराबर एन आर टी, तो V बराबर मैंने लिख दिया एन आर टी बाई पी।
मैं कह रहा हूं 1 मोल और R 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन, टेम्परेचर 273 केल्विन 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 5 प्रेशर। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बोलो, ये 8.3 मोल से मोल गया, केल्विन से केल्विन गया, ये हो गया 8.3 इंटू 273 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5। ठीक, इतना वॉल्यूम हो गया, और ये वॉल्यूम आएगा मीटर क्यूब में, क्योंकि सब कुछ एमकेएस में है, तो ये जो वॉल्यूम आएगा वो किस में आएगा, मीटर क्यूब में आएगा। मैं निकालना चाहता हूं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एसटीपी, इतने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर क्या 1 मोल गैस इतना लीटर वॉल्यूम कवर करता है। मैं देखता हूं, चाहे वो किसी भी गैस का हो, तो ये कितना हो जाएगा बोलो ये। अच्छा, यदि ये 25 होता, 25 गुना 8 200, 25 होता, यदि ये 25 गुना 8, समझना बात, यदि ये 25 होता और ये 8 होता तो 200। अच्छा, और ये एक 0 और है तो 2000, और अपॉन 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 होता, ये 25 250 होता, 250, और ये 8 होता तो, लेकिन ये क्या है, तो मैं इसको कर देता हूं 2250। अच्छा, ये कहां हो गया, 225 बाय 1.01 या 22.5, और ये हो गया 10 टू दी पावर 2 माइनस 5, ये हो गया 22.4 इंटू इस मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो इतने मीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे, इतने लीटर होंगे, तो कितने लीटर होंगे, ये 22.4 लीटर होंगे। ठीक है, ये बात आप समझे। मतलब मैं क्या, विपिन इसका नोट्स मिल जाएगा, बिल्कुल आपको नोट्स में उसमें स्कैन करके आज डाल दूंगा। ठीक है, ग्रुप में आपके ग्रुप में आज नोट्स डाल दिया जाएगा। ठीक है, ओके। तो बात समझना, मैं क्या कह रहा हूं कि एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कोई भी गैस का 1 मोल कितना लीटर कवर करता है, इतना। उसको दूसरे तरीके से मैं ये भी कह सकता हूं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का 1 मोल गैस, चाहे किसी का भी हो, चाहे वो नाइट्रोजन का हो, चाहे ऑक्सीजन का हो, चाहे हाइड्रोजन का हो, वो 22.4 लीटर कवर करता है। मतलब मैं एक रिजल्ट और कह सकता हूं कि एक कंटेनर यदि मैं 22.4 लीटर का लूं, इसमें 1 मोल गैस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भरा हुआ हो, तो इसके अंदर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ठीक है, तो आप बात समझे मैं क्या कह रहा हूं, उस पर भी अब एक बार गौर करना कि एक कंटेनर हो 22.4 लीटर का, एक कंटेनर हो 22.4 लीटर का, ठीक है, और 1 मोल गैस भरी हुई हो इसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो अंदर का प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। अच्छा, इसके बिहाफ पर यदि मैं इधर जाऊं कि यदि ये 10 लीटर हो, 10 लीटर कंटेनर का वॉल्यूम हो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो और 1 मोल भर दें, अब प्रेशर क्या होगा वो बताओ। अब प्रेशर क्या होगा, तो तुम्हें दिख रहा है ना, उसी टेम्परेचर पर उतना ही गैस भर दिया, लेकिन वॉल्यूम को कम कर दिया, तो प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। भाई क्या हुआ, उसी टेम्परेचर पर उतना ही गैस भर दिया, उसी टेम्परेचर पर उतना ही गैस भर दिया और वॉल्यूम कम हो गया, तो प्रेशर बढ़ जाएगा, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो हमें एक आइडिया भी मिलता है यहां से कि इतना लीटर गैस, मतलब इतने लीटर वॉल्यूम में
1 मोल गैस हो यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अच्छा ये भी कह सकते हैं, मान लो 11.4 लीटर में यदि इतना ही होगा तो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरफ चला जाएगा, ऐसा दिखता है। ठीक है, क्योंकि P क्या हो जाएगा यहां से, PV बराबर nRT, तो P क्या हो जाएगा nRT/V। अब V जो है वो आधा हो गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा डबल। तो 10 लीटर में यदि 5 मोल गैस भरी हो तो 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के आसपास चला जाएगा, क्योंकि 10 लीटर में मतलब वॉल्यूम आधे से कम और मोल 5 गुना हो गया, तो आपको दिख रहा है ना कि 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा। तो एक प्रैक्टिकल आइडिया, एक व्यू भी हमें मिलता है कि किसी कंटेनर का वॉल्यूम ये है और इतना मोल गैस है तो वो प्रेशर कहां पे जाएगा, इसका एक आइडिया भी हमें यहां से मिलता है। हम एग्जांपल देखते हैं जरा कुछ यहां पे, वी आर गोइंग फॉर द एग्जांपल नाउ। ठीक है, हम एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अब मैं गैस लॉ के एग्जाम्पल बताऊंगा आपको, गैस लॉ के एग्जाम्पल बताने वाला हूं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ाऊंगा, आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होते हैं। ठीक है, मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, डिफरेंट टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी की भी बात करूंगा, मैक्सवेल इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी की बात भी करूंगा, मैक्सवेल इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिफरेंट फॉर्मूला फॉर सीपी एंड सीवी और उसके न्यूमेरिकल की बात करूंगा। तो अभी एक नेक्स्ट ब्रेक के बाद आज केटीजी आपका कंप्लीट कर दूंगा मैं, एक रिवीजन हो जाएगा आपका इसी बहाने केटीजी का पूरा। ब्रेक के बाद गैस लॉ के एग्जाम्पल और डिग्री ऑफ फ्रीडम, मैक्सवेल इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, मीन फ्री पाथ और डिफरेंट फॉर्मूला फॉर सीपी एंड सीवी। ओके, टेक ए ब्रेक फॉर 10 मिनट। थैंक यू। बायोम मेडिकल 2018 में रांची से बेस्ट एंड हाईएस्ट रिजल्ट देने वाला सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान बायोम, अ लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। और अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का तो ये सपना पूरा करेगा बायोम इंस्टीट्यूट। आज ही ज्वाइन करें बायोम, नगरा टोली नियर विमेंस कॉलेज एंड शिवपुरी टिलबर्न कॉलोनी, ऑपोजिट स्प्रिंग सिटी मॉल, हीनू, रांची।